हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एंड एजुकेशनल ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टर्म को पढ़ने वाले हैं उस टर्म का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी एरिया को कंसीडर करते हैं और उस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास होती हैं उस टर्म को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, the total number of electric field lines passing normally through an area is called electric flux। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती हैं थ्रू एन एरिया, किसी एक एरिया से, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उन्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। देखिए ये ई वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है और जो 1 2 3 जो लाइनें हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और जो ये क्षेत्रफल बनाया गया है, एरिया जो बनाया गया है, उसको ए से शो करता है। तो इस प्रकार हमने देखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3 टर्म्स पर डिपेंड करेगा। पहला टर्म होगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब फाई से हम लोग प्रदर्शित करते हैं तो फाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेक्टर ई, यानी कि फील्ड के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। जब हम किसी फील्ड ई में किसी क्षेत्रफल यानी एरिया को रख देते हैं तो उसमें जितने बड़े क्षेत्रफल को हम कंसीडर करेंगे, रखेंगे, उतने ही अधिक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर से पास होंगी। अगर ये एरिया छोटा कर दिया जाएगा तो छोटा होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा हमारा कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल होगा, वीक होगा, तो क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। दूसरी चीज आप देखें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्षेत्रफल यानी एरिया के लिए भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर हमने एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई लिया जिसमें 2 एरिया A1 और A2 रखे गए हैं। जो A1 एरिया है उसका क्षेत्रफल कम है और जो A2 एरिया है उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है उसमें से होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ज्यादा मूव कर रही है, गुजर रही है, और जिसमें से एरिया छोटा है उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो गुजर रही हैं उनकी संख्या कम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्षेत्रफल के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, तीसरी पॉइंट अगर हमें इसमें पढ़ने को मिलता है वो मिलता है एंगल। एंगल जो हमारे पास क्षेत्रफल होता है, जो हम एरिया कंसीडर करते हैं, उस क्षेत्रफल की अगर डायरेक्शन देखी जाए उसकी डायरेक्शन होती है, जैसे ये कोई क्षेत्रफल है तो इस क्षेत्रफल से आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। ये क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन दोनों साइड में हो सकती है, इस साइड में भी, अगर यहां होगी तो इस साइड में परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होती है। तो यहां पर क्या किया, हमने एरिया लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में उस एरिया को रख दिया, और यहां पर हमने जब इसकी आउटवर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया का दिया तो ये रहा। तो यहां पर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनकी डायरेक्शन में के बीच में जो एंगल होगा वो कितना बनेगा, 0। जब 0 एंगल बन रहा है तो यहां पर फाई यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया से होकर के गुजर रही है, तो ये इसके लिए हम कह सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरी चीज, हमने अब उस एरिया को लंबवत यानी परपेंडिकुलर ना रखकर उसको हमने पैरेलल रख लिया। पैरेलल मतलब क्या होता है, समांतर रख लिया। समांतर जब रखते हैं तो इसमें एरिया का जो डायरेक्शन होगा कितना का, अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है, अपवर्ड परपेंडिकुलर। तो अपवर्ड परपेंडिकुलर हो जाने के कारण क्या होता है, एंगल जो वेक्टर ई यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री जब बनता है
तो हमारा फाई कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाएगा फाई, 0। यानी कि हम देख रहे हैं इस क्षेत्रफल से कितने इलेक्ट्रिक लाइंस गुजर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई भी नहीं गुजर रही ना, तो इसका मतलब 0 यानी मिनिमम हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम नॉर्मली एक साथ कह सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की 3 टर्म्स पे डिपेंड करता है। एक तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड पर, दूसरा एरिया पर, सरफेस एरिया पर, और तीसरा एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाले एंगल पर। इसको हम तीनों को एक साथ मिला के लिख सकते हैं फाई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। क्योंकि कॉस थीटा कहां से आया, क्योंकि एंगल 0 है, अब मैक्सिमम चाहिए। एंगल 90 तो 0 चाहिए। एंगल 90 0 किस में आता है, कॉस में आता है। किस में आता है, कॉस में। कॉस 90 कितना था, 0, और कॉस 0 कितना था, 1। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो फाई इक्वल टू, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर जो हमको कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, कांस्टेंट मिलता है, उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसीलिए मैं इसको नॉर्मल E इंटू ए इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। आएगा समझ में। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या मिला है, तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो। इसका कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म लिखनी हो। तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, तो वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं, फाई इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर ए, क्योंकि फील्ड और एरिया दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्योंकि हमें पता है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी को अगर ओपन करते हैं तो कितना मिलता है, ए बी कॉस थीटा मिलता है। ठीक है ना, इसी फार्मूले से क्या होता है, इतना हमें मिल जाता है। तो यही तो है ना, E इंटू वेक्टर ए कितना होगा, ई ए कॉस थीटा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हमने आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको समय से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।